हेलो स्टूडेंट। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। हम लोग क्लास 6 एनसीईआरटी ज्योग्राफी का अध्ययन कर रहे थे और अध्याय 2 को हम लोग आधा अध्ययन कर चुके हैं। इस वीडियो में हम भाग 2 का अध्ययन करेंगे। हम लोग अक्षांश के बारे में पढ़ चुके थे। आज उसके आगे हम लोग लाइन बाय लाइन रीडिंग करते हुए कुछ सीखने का प्रयास करेंगे। चलिए तो हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो देखिए ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर, ये हमारा अध्याय 2 हुआ और हम लोग ग्लोब के बारे में, अक्षांश के बारे में जान चुके थे। देखिए हमने क्या क्या सीखा था। अक्षांश के बारे में सीखा था। देखिए आज हम लोग देशांतर के बारे में जानेंगे। तो चलिए देशांतर के बारे में हम लोग कुछ जानने का प्रयास करते हैं। तो देशांतर क्या है? देखिए देशांतर क्या है, तो ये भी एक काल्पनिक रेखा ही है। जैसे हम लोग ग्लोब में अक्षांश रेखा के बारे में पढ़े थे ना, इस तरह का अक्षांश रेखा होता है। जैसे हमने मान के चलिए ये ग्लोब है, ठीक है। हमने क्या सीखा था? हमने सीखा यही था कि ग्लोब के बीच में एक विषुवत रेखा है और ये उत्तर की ओर ये कर्क रेखा है, ये मकर रेखा है। इसी तरह से जो रेखा है उससे हम लोग अक्षांश कहते हैं। नीचे ये दक्षिण की ओर में भी उसी तरह से ये सब क्या है, ये अक्षांश रेखा है। इतना तक हमने जाना था। ये अक्षांश रेखा है, ये विषुवत रेखा, ये विषुवत रेखा है, ये अक्षांश रेखा है। ये 0 डिग्री है और यहाँ पे 47 डिग्री, ये 66.5 डिग्री। इसी तरह से उत्तरी ध्रुव और दक्षिण की ओर दक्षिणी ध्रुव के बारे में हम लोग सीखे थे। अब हम लोग देशांतर के बारे में जानेंगे। देशांतर में क्या है? देखिए ये मान के चलिए कि विषुवत रेखा है। ये सॉरी, थोड़ा मिस्टेक हो जा रहा है। देखिए ये जो रेखा इसी तरह सीधी रेखा, यहाँ से जो सीधी रेखा इस तरह से खींची हुई रहेगी, इस तरह का, वो सब देशांतर रेखा कहलाएगी। हम देखेंगे, बहुत अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। ये तो है। चलिए आगे देखते हैं। किसी स्थान को निर्धारण के लिए अक्षांश रेखाओं के साथ साथ देशांतर रेखाओं का ज्ञान भी आवश्यक होता है। मतलब किसी स्थान को निर्धारण करने के लिए अक्षांश रेखा के साथ साथ देशांतर रेखा का भी होना आवश्यक है, तब हम सटीक स्थान का निर्धारण कर सकेंगे। देखिए देशांतर रेखा भी एक काल्पनिक रेखा है जो उत्तरी एवं दक्षिणी उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव को टच करती है। उत्तर से दक्षिण की ओर ये खींची हुई रेखा है, ये देशांतर रेखा। और अक्षांश रेखा पूर्व से पश्चिम की ओर खींची हुई थी, लेकिन देशांतर रेखा उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर, ये उत्तर में भी टच करेगी और दक्षिणी ध्रुव को भी टच करेगी। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। दक्षिणी ध्रुवों को मिलाती हुई खींची जाती है। जैसे पुराने समय में स्थान निर्धारण, देखिए पहले जान लीजिए। ये जो रेखा, जो ये ग्लोब है, ग्लोब में उत्तर से दक्षिण की ओर जो खींची हुई इस तरह का जो रेखा है ना, ये क्या है? देशांतर रेखा है। इसी के बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। ये ध्रुवों को मिलाती हुई खींची जाती है। पुराने समय में स्थान निर्धारण एवं समय निर्धारण की कठिनाइयों को देखते हुए संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी, अमेरिका की राजधानी क्या? तो वाशिंगटन डीसी। देखिए अमेरिका की राजधानी, देखिए वाशिंगटन डीसी,
ये क्या है? अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है। अंतर्राष्ट्रीय यमोत्तर सम्मेलन में विभिन्न देशों के विद्वानों ने यह निश्चय किया कि ब्रिटेन के ग्रीनविच स्थान, जहां ब्रिटिश राजकीय वेधशाला स्थित है, से गुजरने वाली देशांतर रेखा को प्रमुख यमोत्तर रेखा माना जाए। इसका मान 0 डिग्री हो। इसका मान कितना हो? 0 डिग्री हो। देशांतर रेखा रखा गया, 0 डिग्री को देशांतर रेखा रखा गया। यहीं से 180 डिग्री पूर्व एवं 180 डिग्री पश्चिम तक गणना करते हैं। देखिए कैसे निर्धारण किया गया ना। तो चलिए, इस प्रकार देशांतर रेखाओं की कुल संख्या कितनी हो गई? टोटल देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी होगी? 360। तो टोटल अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी थी? तो 181। उसी तरह से टोटल देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी हो गई? तो 360। प्रमुख यमोत्तर 0 डिग्री एवं 180 डिग्री दोनों मिलकर पृथ्वी को दो समान भागों में बांटती है, पूर्वी गोलार्ध एवं पश्चिमी गोलार्ध। यही कारण है कि किसी स्थान के देशांतर के आगे पूर्व ई और अथवा पश्चिम डब्ल्यू लिखा हुआ होता है। 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम, तो कितना हो गया? 360 लिखा हुआ होता है। यहाँ पर यह जानना आवश्यक है कि 180 डिग्री पूर्व एवं पश्चिम देशांतर रेखा एक ही रेखा है। देखिए, 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम, ये दोनों एक ही रेखा है, लेकिन हम लोग अलग अलग भाग करके बांट करके अध्ययन करने के लिए सुविधा के लिए उस तरह का किया गया है। देशांतर रेखा अर्धवृत्त होती है और विषुवत रेखा पर इनके बीच की दूरी बराबर होती है। विषुवत रेखा पर इनकी बीच की दूरी क्या होती है? बराबर होती है। ये क्या होती है? अर्धवृत्त होती है। ऊपर से नीचे, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर टच करती है ना, इसलिए अर्धवृत्त होती है, ऐसा कहा गया है। जीरो डिग्री अक्षांश पर दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी 111.32 किलोमीटर होती है। देखिए, दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी 0 डिग्री अक्षांश पर बोला, 0 डिग्री अक्षांश पर दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी 111.32 किलोमीटर है। इसे आप याद कर लीजिएगा। जो ध्रुवों पर घट कर शून्य हो जाती है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये 0 डिग्री यहाँ पे है ना, विषुवत रेखा इस तरह का रहता है ना, इसे ऐसे खींचा हुआ रहेगा। यहाँ पे 0 डिग्री, यहाँ से यहाँ तक की दूरी देखेंगे ना, तो 111.32 किलोमीटर है। यही चीज़ यहाँ पे जा करके 0 हो जाती है और यहाँ पे आकर के भी 0 हो जाती है। तो उसी को कहा गया है। देशांतर रेखाओं को भी अंशों में मापा जाता है। प्रत्येक अंश को मिनट में तथा मिनट को सेकेंडों में विभाजित किया जाता है। ग्लोब पर अक्षांश रेखाओं एवं देशांतर रेखाओं के जाल को क्या कहते हैं? ग्रिड कहा जाता है। ग्लोब पर अक्षांश रेखा और जो देशांतर रेखा का जो जाल है उसको क्या कहते हैं? ग्रिड कहते हैं। अगर किसी स्थान के अक्षांश एवं देशांतर की सही जानकारी हो तो ग्लोब पर उस स्थान का पता आसानी से लगाया जा सकता है। उदाहरण के लिए, झारखंड का रांची शहर 23 डिग्री 34 सेकेंड, इसको पढ़ते हैं 23 डिग्री 34 सेकेंड उत्तरी अक्षांश। देखिए, उत्तरी अक्षांश को कह रहा है, मतलब देखिए उत्तरी अक्षांश मतलब ये विषुवत रेखा होगा और इधर हमको ये अक्षांश वाला रेखा में जाना पड़ेगा। ये ग्लोब में, ये मान के चलिए ये ग्लोब है, इस ग्लोब में हमको ढूंढना है। ये विषुवत रेखा है, ये कितना
23 डिग्री 34 सेकेंड उत्तर की ओर। मान के चलिए 23 डिग्री ये वाला है अक्षांश, एवं यहाँ पे 0 डिग्री मान के चलते हैं, ये 0 डिग्री हम, और देखिए अक्षांश एवं 85 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर पर स्थित है। तो देखिए पूर्वी इधर जाएंगे हम ढूंढते ढूंढते, जहाँ पे 85 डिग्री 30 रहेगा वहाँ पे ऐसे खींचेंगे और यहाँ पे मेरा रांची होगा। इस तरह का हम बता देंगे, कैसे देखना है ग्लोब में ही बता देंगे स्थित है। अब आप ग्लोब पर उस बिंदु को देखिए जहाँ ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती है। यह बिंदु रांची शहर की सही स्थिति को बताएगा। सही बात है। देखिए ग्लोब इधर नहीं है ना, चलिए फिर से हम कहीं बता देंगे, आपको बताएगा। इसे समझने के लिए कागज पर समान दूरी वाले क्षैतिज अक्षांश तथा ऊर्ध्वाधर दिशांतर रेखाएं खींचिए। ऊर्ध्वाधर रेखाओं को संख्या 1 2 3 4 से तथा क्षैतिज रेखाओं को क ख ग घ। देखिए क्रियाकलाप, जिन बिंदुओं पर क्षैतिज रेखा तथा ऊर्ध्वाधर रेखाएं एक दूसरे को काटती है वहां कुछ छोटे छोटे वृत्त खींचिए। इसे अब देखिए यहाँ पे ना, देखिए इसी में बता दे रहा हूँ मैं। 23.5 डिग्री नहीं, मतलब 23 डिग्री 34 किधर बोल रहा है, तो उत्तरी अक्षांश 23 डिग्री 34 सेकेंड उत्तरी अक्षांश। यहाँ देखिए रांची किधर है, इसमें हम ढूंढेंगे ये 0 डिग्री देशांतर कहाँ पे है। कितना डिग्री है, 20, यहाँ पे 20 लिख रहा है। तो देखिए 24, यहाँ पे 24 डिग्री है। तो देखिए कर्क रेखा 27 डिग्री 34 सेकेंड बोल रहा है ना, ये कर्क रेखा तो हमें मिल गया। ये उत्तर में कर्क रेखा 27 डिग्री 34 मिनट, और हमको देशांतर रेखा ढूंढना है। देशांतर रेखा कितना है, तो देखिए 85 डिग्री 30 सेकेंड, 85 डिग्री 30 सेकेंड। तो देखिए 85 जी, ये 0 डिग्री है। देखिए यहाँ पे देखिएगा ये 84 है, यहाँ पे 85 होगा, है ना। तो 85 डिग्री इस लाइन में हम देखेंगे, और ये जो कर्क रेखा वाला जो लाइन को देखेंगे, देखिए ये यहाँ से 85 डिग्री मान के चलते हैं, तो ये सीधे आएगा, इसको यहाँ पे टच करेगा, तो ये जो मिल जाएगा ना रेखा, ये वाला, तो यहाँ पे रांची होगा। ठीक है, हम जान गए। आगे देखते हैं फिर यहाँ पे क्या कह रहा है। यदि मान लिया जाए कि ऊर्ध्वाधर रेखाएं पूर्वी देशांतर एवं क्षैतिज रेखाएं उत्तरी अक्षांश को प्रदर्शित करती है, तो आप देखेंगे कि वृत्त वही चीज़ को बताया गया। कैसे हम देखेंगे, तो देशांतर और समय के बारे में जानते हैं। ये समय का निर्धारण कैसे करता है, समय को भी बताता है। देखिए समय को मापने का सबसे अच्छा साधन पृथ्वी एवं ग्रहों की गति है। पृथ्वी और ग्रहों की गति समय को मापने का बोला। सूर्योदय एवं सूर्यास्त प्रतिदिन की घटना है, अतः स्वाभाविक रूप से पूरे विश्व में समय निर्धारित करने का यह सबसे अच्छा साधन है। क्या, सूर्योदय एवं पृथ्वी एवं ग्रहों की गति, पृथ्वी एवं ग्रहों की गति समय निर्धारण करने का सबसे अच्छा साधन है, कह रहा है। स्थानीय समय का अंदाज सूर्य के द्वारा बनने वाली परछाइयों से लगाया जाता है, जो दोपहर में सबसे छोटी एवं सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सबसे लंबी होती है। समझ गए। देशांतर रेखा का उपयोग किसी स्थान का समय निर्धारण करने में किया जाता है। देशांतर रेखा का उपयोग किसी स्थान का समय निर्धारण करने के लिए किया जाता है।
किसी भी देशांतर पर जब सूर्य अपनी सर्वोच्च स्थिति में होगा तो उस देशांतर पर स्थिति सभी स्थानों पर दोपहर होगी। ये चूंकि पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर कैसे घूमती है? पूरब से नहीं, चूंकि पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, जिसके कारण सूर्य पूर्व दिशा में उगता हुआ प्रतीत होता है। चूंकि पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की घूमते हुए सूर्य का चक्कर लगाती है, इसी कारण से सूर्योदय सदैव पूर्व दिशा में होता है। इसको भी नोट कर लेंगे। इसी क्रम में 1 डिग्री देशांतर सूर्य के सामने से 4 मिनट में गुजर जाता है। जैसे देशांतर बोल रहा है ना, तो टोटल देशांतर मेरा 360 है, उसमें 1 डिग्री देशांतर गुजरने के लिए सूर्य के प्रकाश को 1 डिग्री देशांतर गुजरने पार करने के लिए 4 मिनट का समय लगता है। इसलिए पृथ्वी को सूर्य के सामने से 15 देशांतर पार करने में, देखिए 15 इंटू 4 60 मिनट अर्थात 1 घंटे का समय लगता है। जैसे 15 डिग्री देशांतर को पार करने के लिए लगभग 60 घंटा मतलब 60 मिनट का समय लगता है। 1 डिग्री को पार करने के लिए 4 मिनट, तो 15 डिग्री को पार करने के लिए 60 मिनट का समय लगता है। किसको? सूर्य को। इस गणना से पूरे 360 डिग्री को पार करने में 24 घंटे का समय लगता है। अब देखिए पूरा परिक्रमण करने के लिए कितना लगता है? 360 डिग्री को टोटल देशांतर 360 है। 360 डिग्री को पूरा परिक्रमण करने में 24 घंटे का समय लग जाता है। हमें पता है कि 15 डिग्री देशांतर पार करने में 1 घंटा का समय लगता है। इसलिए यदि ग्रीनविच में दोपहर के 12 बज रहे हों तो 12 डिग्री यानी 15 डिग्री पूर्व देशांतर पर दोपहर का एवं 1 एवं 15 डिग्री पश्चिम देशांतर पर सुबह का 11 बजेगा। तो यहाँ पे 12 ग्रीनविच में दोपहर के 12 बज रहा है, तो 15 डिग्री हम अगर पूरब जाते हैं तो 1 बज जाएगा, और पश्चिम जाएंगे तो क्या होगा? 11 बज जाएगा। इसी प्रकार जब ग्रीनविच पर दोपहर के 12 बजे होंगे तो 180 डिग्री पर मध्य रात्रि होगा। सही बात है। अब देखिए मानक समय। मानक समय क्या बतलाता है? अलग अलग देशांतरों पर स्थित स्थानों के स्थानीय समय में अंतर होता है। अलग अलग स्थान में देशांतरों पर स्थित स्थानों के स्थानीय समय में अंतर होता है, जिसके कारण अन्य देशांतरों से होकर गुजरने वाली रेलगाड़ियों के लिए समय सारणी तैयार करना कठिन होता है। भारत में गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक के स्थानीय समय में लगभग 2 घंटा का अंतर है, क्योंकि भारत के पूर्वी एवं पश्चिमी भाग का देशांतर में लगभग 30 डिग्री का अंतर रहता है, इसीलिए 2 घंटा का अंतर हो जाता था। इसलिए यह आवश्यक है कि देश के मध्य भाग से गुजरने वाली किसी देशांतर के स्थानीय समय को देश का मानक समय माना जाए। ये तो बहुत डिफिकल्ट की बात है। 2-2 घंटे का अंतर हो जा रहा था, तो कैसे किया जाए? तो अब देखिए भारत में 82.5 डिग्री पूर्व कितना? 82.5 डिग्री पूर्व 82 डिग्री 30 सेकेंड ईस्ट को मानक देशांतर रेखा माना जाता है। यह उत्तर दिशा से मिर्जापुर से होकर गुजरती है। इसे भारतीय मानक समय IST के नाम से भी जाना जाता है। राकेश रांची के निकट एक छोटे से गांव में रहता है और अपने मित्र सतीश से कहता है कि वह आज शाम को खेलने नहीं आ सकता है। भारत और इंग्लैंड के बीच क्रिकेट मैच लंदन में सुबह 10 बजे से शुरू होगा, अर्थात भारत के समय अनुसार मैच शाम 3:30 बजे शुरू होगा और देर रात्रि में समाप्त होगा। क्या आपको भारत एवं इंग्लैंड के बीच समय का अंतर पता है? भारत का मानक देशांतर ग्रीनविच से 82.5 डिग्री
पूर्व देशांतर पर स्थित है तथा यहाँ का समय ग्रीनविच के समय से 5.5 घंटा आगे है। इसलिए जब लंदन में सुबह 10 बजे होंगे तब भारत में अपराह्न के 3:30 बजे होंगे। देखिए हम लोग 82.5 डिग्री पूर्व के बाद का समय हम लोग काउंट करते हैं, 5.5 घंटा आगे चलता है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। यह बेरिंग जलसंधि एवं प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा बेरिंग संधि एवं महासागर से होकर गुजरती है। 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। इस रेखा को पूर्व से पश्चिम पार करने पर एक दिन समय पीछे हो जाता है। उसी तरह पश्चिम से पूर्व की ओर पार करने पर एक दिन समय आगे बढ़ जाता है। पृथ्वी को 1 घंटे वाले 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है और प्रत्येक समय क्षेत्र 15 डिग्री देशांतर तक विस्तृत है। कुछ देशों में देशांतरीय विस्तार अत्यधिक होने के कारण एक से अधिक मानक समय अपनाए गए हैं। उदाहरण के लिए रूस के 11 मानक समय क्षेत्रों में बांटा गया है। आप यूएसए तथा कनाडा के मानक समय क्षेत्रों की संख्या प्राप्त का पता लगाइए। चलिए आगे देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। ये देखिए तो चैप्टर यहीं समाप्त हो गया। हमने आज के अध्ययन में क्या क्या सीखा। हमने अक्षांश और देशांतर के बारे में सीखा, उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव के बारे में सीखा, गोलार्ध के बारे में जाना, शीतोष्ण कटिबंध के बारे में जाना, शीत कटिबंध के बारे में जाना, कर्क रेखा मकर रेखा के बारे में जाना। देखिए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो आपको कर्क रेखा खाली स्थान पर स्थित है तो कितने डिग्री पर स्थित है कर्क रेखा। प्रधान यामोत्तर रेखा किसे कहते हैं, यामोत्तर रेखा किसे कहते हैं, इसको आपको बनाना है। आप इसी तरह से देखिए सही उत्तर चिन्हित कर लिखिए। भारतीय मानक यामोत्तर का मान क्या है, तो देखिए कौन है, देखिए देख लीजिए। देखते के साथ आपको आंसर पता चल जाएगा क्योंकि हमने बहुत बारीकी से अध्ययन किया है। ग्रेड किसे कहते हैं, देखिए हमने इसको शॉर्ट में फिर एक समरी तैयार किया है। ये जो आपने खुद से हमने तैयार किया है, ये कहीं ना कहीं बुक से ही लिया गया है। इसको आप ध्यान से देखिएगा और पढ़िएगा जिससे आपको सही जानकारी मिलेगा। देखिए यह एक काल्पनिक रेखा है, क्या देशांतर के बारे में यहाँ लिखा गया है, देख लीजिए। देखिए थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।